अक्सर जब किसी रिश्ते के टूटने की बात होती है ना, तो दिमाग में एक बड़ी ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल एक फिल्मी तस्वीर। हाँ, एकदम फिल्मी। मतलब कोई दरवाजा जोर से पटक कर जा रहा है, या बारिश में कोई सड़क पर रो रहा है, या फिर किसी ने किसी को धोखा दिया है। और बैकग्राउंड में कोई बहुत उदास सा गाना बज रहा है। एग्जैक्टली हम इंसान ये मानकर चलते हैं कि जब कोई इतनी अहम चीज टूटती है तो उसके टूटने की एक जोरदार आवाज आनी चाहिए। सही बात है। कम से कम एक विलन तो होना ही चाहिए जिसपे सारा गुस्सा निकाला जा सके। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर किसी रिश्ते के खत्म होने का सबसे दर्दनाक तरीका वो हो जहां बिल्कुल कुछ भी गलत ना हुआ हो। ये बहुत डरावना है ना? कोई चीख पुकार नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई आरोप नहीं। बस दो लोग जो अभी भी एक दूसरे की परवाह करते हैं और ये महसूस करें कि अब वो साथ नहीं रह सकते। और सच कहूं तो इंसानी दिमाग के लिए इस तरह के अलगाव को प्रोसेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें हर कहानी में ब्लैक और व्हाइट देखने की आदत होती है। हाँ, एक हीरो और एक विलन। बिल्कुल। अगर किसी ने गलती की है तो हम उस पर गुस्सा कर सकते हैं। गुस्सा हमें एक तरह की ऊर्जा देता है, एक ढाल देता है। हाँ, खुद को बचाने के लिए। सही कहा। लेकिन जब विलन ही ना हो, जब सामने वाले ने कुछ गलत किया ही ना हो, तब वो खालीपन बहुत भयानक होता है। द डीप डाइव की इस गहरी चर्चा में आज हम बिल्कुल इसी खालीपन और इसी खामोशी के बीच उतरने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है द एनाटॉमी ऑफ अ फाइनल गुड बाय पार्ट 9 द लास्ट कॉल नाम की एक बेहद मार्मिक कहानी है। रिया और कबीर की कहानी। हाँ, रिया और कबीर। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ बातचीत बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने के लिए नहीं होती, बल्कि उनका काम चीजों को हमेशा के लिए खत्म करना होता है। वो बातचीत जो एक फुल स्टॉप लगा देती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत में रिया अपने फोन की स्क्रीन को बस घूर रही है, खामोशी से। हाँ, स्क्रीन पर कबीर का नाम लिखा है, वो नाम जो उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा परिचित है। लेकिन आज वो नाम बहुत भारी लग रहा है। बहुत भारी। उसका अंगूठा बस कॉल बटन पर रुका हुआ है। वो झिझक रही है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये झिझक कोई एक रात की उपज नहीं है। मतलब ये पहले से चल रहा था। बिल्कुल। कहानी स्पष्ट करती है कि ये एहसास, ये भारीपन काफी समय से पल रहा था। रिया को ये अंदेशा लगातार हो रहा था कि कुछ खिसक रहा है। मनोविज्ञान में इसे क्वाइट नोइंग या एक शांत अंदेशा कहा जाता है। क्वाइट नोइंग, ये सुनने में ही कितना भारी लगता है ना? जब कोई गहरा रिश्ता दरकने लगता है तो अक्सर दोनों लोगों को इसका एहसास बहुत पहले हो चुका होता है। वे बस उस सच को टाल रहे होते हैं। मुझे इसी बात पे थोड़ी उलझन होती है। अगर दोनों को पहले से ही पता है कि दीवार में दरार आ चुकी है, तो इंसान उस सच का सामना करने से इतना डरता क्यों है? क्योंकि सच का सामना करने का मतलब है अपने डिनायल या इनकार के उस सुरक्षा कवच को तोड़ देना। मतलब रिया हफ्तों तक उस कॉल बटन को दबाने से इसीलिए बचती रही? हाँ बिल्कुल। जब तक आप किसी चीज को जोर से नहीं बोलते, तब तक आपके पास उम्मीद की एक बहुत पतली सी चादर होती है। जैसे हम खुद को कहते हैं कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली। दिमाग खुद को कहानी सुनाता है कि शायद कल सुबह उठकर सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब आप उस सच की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आप उस उम्मीद की चादर को हमेशा के लिए फाड़ रहे होते हैं। और रिया आखिरकार उस चादर को फाड़ी देती है। वो कॉल बटन दबा देती है। यहाँ एक बहुत ही छोटी लेकिन भारी डिटेल है, घंटी की आवाज। हाँ, वो रिंगिंग। रिया को वो फोन की रिंग हमेशा से ज्यादा तेज और डरावनी लग रही है। एक बार बजती है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और वो लगभग फोन काटने वाली होती है। बिल्कुल, वो फोन काटने वाली होती है कि कबीर फोन उठा लेता है। और कबीर की आवाज वो बहुत कोमल है, सतर्क है, जैसे वो पहले से जानता हो। हाँ, कोई हैरानी नहीं, कोई कैजुअल हेलो नहीं, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि ये कॉल क्यों की गई है। और फिर जब रिया कहती है, उसके बाद जो खामोशी छाती है वो कोई आम खामोशी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस खामोशी का अपना एक बहुत भारी वजन है। सही कहा। वो खामोशी इस बातचीत में खुद एक किरदार बन गई है। दोनों उस कॉल पे हैं, दोनों जानते हैं कि वे वहां क्यों हैं, लेकिन कोई भी पहला वार नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली। वो खामोशी असल में वो जगह है जहां उनका सारा बीता हुआ कल और टूटता हुआ आज आपस में टकरा रहे हैं। और फिर कबीर वो सवाल पूछता है जिससे वे दोनों बच रहे थे। वो पूछता है, क्या सब ठीक है? वो हाथी जो कमरे में था अब सामने आ गया। हाँ, और रिया जो शायद इस सवाल को टाल सकती थी, बस एक शब्द में जवाब देती है, नहीं। और कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो इस जवाब की उम्मीद कर रहा था। फिर भी उसे दर्द होता है,
दर्द तो होगा ही। वो भी स्वीकार करता है और कहता है, मुझे भी नहीं लगता कि हम ठीक हैं। अब यहाँ स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई गहरे पानी में छलांग लगाने से ठीक पहले किनारे पर खड़ा हो। बहुत अच्छी उपमा है ये। है ना? किनारे पर खड़े होकर पानी का ठंडा होना पहले से पता होता है, लेकिन छलांग लगाते ही वो एहसास एक ठोस सच्चाई बन जाता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि इस पूरी स्थिति में सिर्फ एक नहीं कह देने से वो खामोश अंदेशा इतना दर्दनाक और वास्तविक कैसे हो जाता है? ऐसा क्या है उन शब्दों में? गहरे पानी वाली ये उपमा इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे ही आप पानी में गिरते हैं, शरीर को जो झटका लगता है वो आपकी सारी सोच को रोक देता है। मनोविज्ञान में इसे नेमिंग द इमोशन या वास्तविकता को स्वीकारना कहा जाता है। नेमिंग द इमोशन। हाँ, जब कबीर ने पूछा और रिया ने कहा नहीं, तो उन्होंने उस हाथी को कमरे में दिखा दिया जिसे वे दोनों अनदेखा कर रहे थे। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो अंदेशा केवल दिमाग के एक कोने में डर बनकर बैठा था, अब वो उनके बीच एक ठोस दीवार बनकर खड़ा हो गया है। मतलब जब ये दोनों मानते हैं कि वे ठीक नहीं हैं, तो इसे जोर से बोलने से उनका वो डिनायल वाला सुरक्षा कवच टूट जाता है। एकदम सही। समझ गया। यानी अब सच सामने है और बचने की कोई जगह नहीं। और जैसे ही ये सच सामने आता है कि वे ठीक नहीं हैं, बातचीत एक बहुत ही नाजुक, बल्कि कहूं तो थोड़ा भ्रामक मोड़ लेती है। कैसे? रिया कहती है कि कुछ अलग महसूस हो रहा है, और फिर वो बिना किसी झिझक के कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये बहुत गहरा पल है। और कबीर भी पूरी ईमानदारी से कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। अब रुकिए, अब यहाँ आकर यह विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है। बिल्कुल। अगर दोनों को एक दूसरे की इतनी याद आ रही है और आगे चलकर कबीर ये भी मानता है कि वो अब भी रिया से प्यार करता है, तो फिर रिश्ता टूट क्यों रहा है? यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। हमने तो फिल्मों, किताबों और समाज से हमेशा यही सीखा है कि जब प्यार खत्म होता है तब रिश्ते टूटते हैं। प्यार खत्म और रिश्ता खत्म, एक सीधा सा गणित। हाँ, हम सब ये मानते हैं। तो क्या प्यार सच में काफी नहीं होता? यही वो बिंदु है जहाँ ये कहानी हमारे सारे पारंपरिक विचारों को चुनौती देती है। मुझे तुम्हारी याद आती है का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहता हूँ। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब है, लेकिन सच है। मनोविज्ञान में एक कंसेप्ट है जिसे एम्बिगुअस लॉस या अस्पष्ट नुकसान कहा जाता है। एम्बिगुअस लॉस। हाँ, रिया और कबीर असल में उस इंसान को मिस नहीं कर रहे हैं जो इस वक्त फोन के दूसरी तरफ है। तो वो किसे मिस कर रहे हैं? वे उस इंसान को मिस कर रहे हैं जो वो हुआ करते थे। वे अपनी उन यादों, उस पुराने समय और उस संस्करण को याद कर रहे हैं जो अब बीत चुका है। ओहो, मतलब किसी की याद आना और उसे उसी तरह प्यार करना जैसे पहले करते थे, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। पूरी तरह से अलग। मतलब कोई इंसान आपके ठीक सामने है, आप उसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसे मिस कर रहे हैं क्योंकि वो अब वो नहीं रहा। ये बहुत डरावना एहसास होता है। ये तो सच में बहुत डरावना है। रिया पूछती भी है, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो? और कबीर तुरंत जवाब नहीं देता। वो खामोशी। हाँ, वो खामोशी फिर से बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन अंत में वो कहता है, हाँ करता हूँ। और रिया को एक पल के लिए राहत मिलती है। लेकिन तभी कबीर एक ऐसा वाक्य जोड़ता जो सब कुछ बिखेर देता है। वो कहता है, लेकिन उस तरह नहीं। लेकिन उस तरह नहीं। कबीर का ये कहना कि मैं प्यार तो करता हूं लेकिन उस तरह नहीं, क्या ये सिर्फ ये कहने का एक विनम्र तरीका नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है? रूप बदलना इतना विनाशकारी हो सकता है? ये बिल्कुल भी विनम्र तरीका नहीं है। ये क्रूर सच्चाई है। हम प्यार को एक ठोस वस्तु की तरह देखने की गलती करते हैं, जैसे कोई पत्थर या इमारत। एग्जैक्टली, जैसे कोई स्मारक जो हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन असल में प्यार एक जीवंत चीज है। वो बहता है, अपना आकार बदलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिश्ते को चलाने के लिए बस प्यार का होना ही काफी है। लेकिन जब प्यार का वो रूप बदल जाए जो दो लोगों को एक रोमांटिक रिश्ते में जोड़े रखता था, तो प्यार के मौजूद होने के बावजूद रिश्ता बिखर सकता है। ये बहुत गहरी बात है। कबीर अब भी रिया की परवाह करता है, उससे जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन वो रोमांटिक खिंचाव, वो गोंद जो उन्हें एक जोड़े के रूप में साथ रखता था, वो बदल गया है। मतलब प्यार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो किसी ऐसी चीज में बदल गया है जो अब उनके रिश्ते का भार नहीं उठा सकता। बिल्कुल सही। एक बहुत ही शक्तिशाली और हिला देने वाला विचार है कि प्यार बचा रह सकता, लेकिन शायद वो अब उस आकार का नहीं रहा जो उस रिश्ते के सांचे में फिट बैठ सके। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। हाँ, जब रिया रोते हुए फुसफुसाती है, हमें क्या हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के हर टूटते हुए रिश्ते में कभी न कभी गूंजता जरूर है। बिल्कुल।
कबीर एक पल के लिए छत की तरफ देखता है, जैसे कोई जवाब तलाश रहा हो, और फिर जो वो कहता है वो शायद इस पूरी चर्चा का केंद्र है। वो क्या कहता है? वो कहता है, मुझे लगता है कि हम जो बन रहे थे उसमें विकसित होने के बजाय हम वही बने रहने पर अड़े रहे जो हम पहले थे। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो इस वाक्य की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। हम वही बने रहने पर अड़े रहे जो हम पहले थे। हाँ, ये इंसानी रिश्तों की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हम उस समय के अपने संस्करण और सामने वाले के संस्करण से जुड़ते हैं। लेकिन समय के साथ अनुभव हमें बदलते हैं। हर इंसान का विकास होता है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए किसी के पास बचपन का कोई बहुत पसंदीदा स्वेटर है। वो स्वेटर बहुत आरामदायक है, उससे बहुत सी प्यारी यादें जुड़ी हैं। हाँ, हर किसी का कोई ना कोई ऐसा स्वेटर होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो इंसान बड़ा हो जाता है। अब वो स्वेटर खराब नहीं हुआ है, उसका ऊन आज भी उतना ही अच्छा है। लेकिन पहनने वाले की शारीरिक बनावट बदल गई है। एग्जैक्टली। अगर वो इंसान जबरदस्ती उस स्वेटर को पहनने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? या तो वो स्वेटर फट जाएगा या वो इतना कस जाएगा कि सांस ही रोक देगा। रिया और कबीर शायद ठीक यही कर रहे थे। वे प्यार के उस पुराने स्वेटर को पहनने की कोशिश कर रहे थे जो अब उन पर फिट नहीं बैठता था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र में एक टर्म होता है, संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी? हाँ, जब लोग किसी रिश्ते में बहुत सारा समय, भावनाएं और ऊर्जा निवेश कर चुके होते हैं तो वे उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो काम ना कर रहा हो। बिल्कुल। वे उस पुराने स्वेटर में खुद को फिट करने के लिए अपनी सांसें रोक लेते हैं। विकास या ग्रोथ एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है। कबीर और रिया ने एक दूसरे के साथ कोई धोखा नहीं किया, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ खुद को इंसान के रूप में विकसित होने दिया, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन त्रासदी ये थी कि उनके विकास की दिशाएं अलग-अलग थीं। हाँ। वे दो अलग रास्तों पर बढ़ रहे थे। समस्या उनका बदलना नहीं था, समस्या ये थी कि वे इस बदलाव को स्वीकार करने के बजाय उस अतीत को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो अब बचा ही नहीं था। और जब वो पकड़ छूटती है, जब वो पुराना स्वेटर आखिरकार फट जाता है, तो हम इस बातचीत के अंतिम चरण में पहुंचते हैं। वो हिस्सा जहां बिना किसी ड्रामे के सच को स्वीकार किया जाता है। हाँ। रिया पूछती है, क्या हम इसे खत्म कर रहे हैं? सवाल बहुत भारी है, लेकिन कबीर की आवाज बिल्कुल शांत है। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई उलझन नहीं है। वो सिर्फ एक शब्द कहता है, हाँ। रिया भी आंसुओं के बीच सिर हिलाती है और ओके कहती है। यहाँ कोई गुस्सा नहीं है, कोई सदमा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस या स्वीकृति है। लेकिन एक सवाल जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है वो ये है कि अगर गुस्सा नहीं है, अगर प्यार अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, तो ये खामोश स्वीकृति इतनी दर्दनाक क्यों होती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाकर रिश्ता तोड़ना इस शांत खामोशी से ज्यादा आसान होता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ। सच में? बिल्कुल। गुस्से में किसी को छोड़ना कई बार बहुत आसान होता है, क्योंकि गुस्सा आपको एक कहानी देता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि आप सही हैं और सामने वाला गलत है। ये आपको मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का एक ठोस बहाना देता है। मतलब आप खुद को समझा सकते हैं कि वो इंसान मेरे लायक नहीं था या उसने मेरे साथ बुरा किया। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई गुस्सा नहीं होता, जब कोई विलेन नहीं होता, जब आप दोनों अभी भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तब आप खुद को क्या कहानी सुनाएंगे? तब आपके पास खुद को बचाने के लिए कोई ढाल नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तब आपको सिर्फ एक नग्न और कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि कभी-कभी सिर्फ प्यार का होना काफी नहीं होता। ये इंसान को बहुत असहाय महसूस कराता होगा। बहुत ज्यादा। आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए एक जैसा नहीं रख सकते क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। ये जो खामोश स्वीकृति है, ये भीतर तक इसलिए तोड़ देती है क्योंकि यहाँ लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कोई मोर्चा नहीं है जिसे जीता जा सके। सही बात है। और शायद इसीलिए जब लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता तो बस आभार रह जाता है। कबीर अचानक कहता है कि उसे खुशी है कि उसका पहला सच्चा प्यार रिया थी। और ये सुनकर रिया की सांसें अटक जाती हैं। हाँ, वो रोते हुए कहती है कि उसे भी खुशी है। वे दोनों उस ट्रेन की पहली मुलाकात को याद करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो ट्रेन जो लेट थी? हाँ, वही। कबीर कहता है कि वहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं सब खत्म हो रहा है।
वो खामोशी जो कॉल की शुरुआत में बहुत भारी और दम घुटू लग रही थी, अब अचानक बहुत शांतिपूर्ण हो गई है। जैसे दोनों ने अपनी अपनी तलवारें डाल दी हों। बिल्कुल। और सच को पूरी तरह से गले लगा लिया हो। वे एक दूसरे को अपना ख्याल रखना कहते हैं और जानते हैं कि वे सच में एक दूसरे का भला चाहते हैं। और यही दृश्य हमें बताता है कि असली क्लोजर क्या होता है। असल जिंदगी में अलगाव अक्सर बहुत खामोश होते हैं। कोई आखिरी शानदार डायलॉग नहीं होता जिसे सुनकर तालियां बजे। बिल्कुल, फिल्मों की तरह नहीं। वे दोनों फोन पर रुके रहे, इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ बचा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अभी भी एक दूसरे को पूरी तरह जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने वो कॉल काटी। हाँ, अलविदा कहा। क्योंकि वे जानते थे कि यही सही फैसला है। ये एक बहुत गहरी परिपक्वता की निशानी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हर अंत किसी बड़ी गलती या किसी धोखे का परिणाम नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर चीजों के खत्म होने पर खुद को या दूसरों को दोष देने के आदी हैं, लेकिन कभी-कभी चीजें सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि उनका रूप बदल जाता है, उनका समय पूरा हो जाता है। हाँ, ज्ञान और परिपक्वता सिर्फ चीजों को जोड़ने या हर कीमत पर टूटे हुए रिश्ते को घसीटने में नहीं है। असली समझदारी ये जानने में है कि कब उस पकड़ को ढीला करना है और कब किसी को पूरे सम्मान के साथ छोड़ देना चाहिए। और कहानी का अंतिम संदेश भी इसी विचार को पुख्ता करता है। हम्म ये कहानी इस बात पर खत्म नहीं होती कि वे दोनों कितने दुखी थे या उनका भविष्य कितना सूना था। ये इस खूबसूरत बात पर खत्म होती है कि पहली हेलो और आखिरी अलविदा के बीच उन्होंने एक दूसरे से पूरी तरह प्यार किया था। उन्होंने उस समय में, उस पल में एक दूसरे को अपना सब कुछ दिया था। बिल्कुल, कहानी के अंतिम शब्द है और इतना काफी होना चाहिए। ये इस बात की बहुत ही गहरी स्वीकृति है कि हर रिश्ते का मुकाम जीवन भर का साथ नहीं होता। कुछ रिश्ते बस एक खूबसूरत यात्रा होते हैं जो अपने सही समय पर आकर पूरी हो जाती है। और इतना काफी होना चाहिए। सच में ये बहुत ही ताकतवर शब्द है। एक ऐसा सफर जो एक रुकी हुई ट्रेन से शुरू होकर एक शांत फोन स्क्रीन पर आकर खत्म हुआ, लेकिन अपने पीछे कोई कड़वाहट नहीं छोड़ गया। बिल्कुल। इस पूरी कहानी को खंगालने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि बिना आवाज के टूटने वाले रिश्ते कितने गहरे और जटिल होते हैं। चर्चा को समाप्त करते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। जरा विचार करें, जब कोई रिश्ता बिना किसी कड़वाहट, बिना किसी गलती और पूरी समझदारी के साथ खत्म होता है, जहां नफरत करने के लिए उस इंसान की कोई बुराई ही नहीं होती। एग्जैक्टली, तो क्या उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना आसान होता है क्योंकि वहां कोई आघात या ट्रॉमा नहीं है? या फिर ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ अच्छी यादें बचती हैं और उस इंसान को भूलने के लिए दिल के पास कोई ठोस बहाना ही नहीं होता? ये निश्चित रूप से भावनाओं को झकझोर देने वाला सवाल है। हमेशा की तरह हमें यकीन है कि ये चर्चा चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देगी। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ। तब तक अपने जिज्ञासा और अपने सवालों को जिंदा रखिए।